हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आपका जो है टोटल 12 क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी पिछली क्लास को ना देखे हो, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। ठीक, आपको मैं बता दूं साथियों, जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा चल रहा है, ये परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, और जो स्टूडेंट पेपर के दे के आए हैं मेरे भाई, उनके द्वारा भी जो है लगातार कमेंट और मैसेज में आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है प्रश्न कहाँ से आएगा। तो मेरे भाई, मैंने आपको 4 साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दिया है। अगर आप उस क्लास को देख के भी चले जाओगे मेरे भाई, तो मैं आपसे दावा करता हूं 20 से 25 प्रश्न होंगे, तो आपके 18 से 20 प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस अवरोधक का उपयोग करेंगे, वीडीआर का या एनटीसी का, पीटीसी का। तो यहां पर हम एलडीआर का उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहां पर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, और मैंने आप लोगों से पहले भी बोल रखा था मेरे भाई कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो यहां पर देखिए कर रखा है अगला प्रश्न, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड से इंकित होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का जो है यहाँ पर कोड क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कोड की बात करें तो आपका होता है 22 126। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए ये प्रश्नों को आप रट लीजिएगा मेरे भाई, सीधे सीधे यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाया, तो आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, या हम यूं कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पे आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एफ इन बराबर 2 एफ इन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। एक सक्रिय घटक कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। सक्रिय घटक का मतलब एक्टिव घटक के बारे में बात किया है, पैसिव घटक के बारे में यहाँ पर बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके एक्टिव घटक होते हैं, जो आपके एक्टिव अगर हम प्रारंभ करने वाला या रोकने वाला या संधारित्र, ये सब तो आपको इलेक्ट्रिशियन में यूज होते हैं, लेकिन ये जो है आपका किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगर यहीं पर पैसिव घटक पूछता मेरे भाई, तो आपका ये तीनों हो जाते। ठीक है, आगे देखिए आपका क्या कर रखा है, आगे आपका प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, 2024 के सीबीटी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंकित करता है। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को जो है इंकित करता है। अगर हम ए की बात करें तो ए आपका जर्मेनियम को जो है इंकित करता है, बी आपका यहाँ पर सिलिकॉन को, और सी जो है आपका गैलियम को, और आर जो है आपका क्या, कैडमियम सल्फाइड को इंकित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि प्रतीक का नाम क्या है। जो प्रतीक यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पहले तो प्रतीक को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पर प्रतीक दिखाया गया है, यहाँ पर 2 इनपुट दिया गया है, इनपुट ए और इनपुट बी, और ये देख सकते हैं y बराबर
ए बी ऊपर बार है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था मेरे भाई कि y बराबर अगर ए बी होता है तो आपका ये जो है एंड गेट होता है, लेकिन यहां पर अगर बार लग जाता है तो ये आपका नैंड गेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपका एंड गेट तो होगा ही नहीं, और आर गेट की तो कोई बात ही नहीं है, नॉर गेट भी नहीं होगा। तो यहां पर दो इनपुट आपको दिख रहे हैं, तो दो इनपुट नैंड गेट होगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करिए ताकि अन्य जो साथी हैं आपके क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए आपका आगे का प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कह रखा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको एक्टिव वाला घटक आपसे बात किया है ना, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट। तो यहां पर पूछ रखा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। अगर हम निष्क्रिय घटक की बात करें तो ये जो है आपका देखिए ट्रांजिस्टर तो आपका जो है एक्टिव घटक है, डायोड भी है और डायक भी। ठीक है, तो यहां पर ये जो संधारित्र आप देख रहे हैं ये आपका जो है पैसिव घटक है, तो या हम कह सकते हैं निष्क्रिय घटक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये जो डिवाइस सिंबल आपको दिख रहा है, एक देख रहे हैं, एक ऊपर आपको यहां पर दिखाया गया, एक जो है आपका यहां पर नीचे दिखाया गया। ये कह रहा है कि ये सिंबल जो दर्शाया गया है ये किसका सिंबल यहां पर दर्शाया गया है। अगर हम सिंबल की बात करें यहां पर, तो देखिए आपका यहां पर पहला कर रखा है कि यह सीआर का या आईजीबीटी का, ये जो है आपका डायक का जो है सिंबल है। ध्यान रखिएगा किसका सिंबल है, डायक का सिंबल है। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो है कितने वर्ण होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम वर्णों की बात करें तो टोटल आपके कितने वर्ण होते हैं, 16 वर्ण होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के एसी सिग्नल को जो है यहां पर उत्पन्न करती है। तो आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि फिल्टर सर्किट। आइए आगे देखते हैं, और आगे ऑप्शन आपका यहां पर कर रखा है कि दृष्टिकारी सर्किट या प्रवर्धक सर्किट। ये जो है आपका दोलन सर्किट में ये जो है उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा को एक दृश्य प्रतिनिधित्व जो है प्रदान करता है। तो ये जो है आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर में या जो है फलन जनक में या कैथोड रे। यहां पर जो आंसर आपका बनेगा मेरे भाई, ये जो है कैथोड आसिलोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, आसिलोस्कोप। तो आंसर आपका यहां पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, जो आपके चित्र वाले प्रश्न हैं उस पे आप लोग जो है विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं 10 से 12 प्रश्न जो है सीधे का सीधे जो है आपके चित्र वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए कर रखा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। जो ये एम्पलीफायर दिखाया गया है आपको, यहाँ पर जो है आपसे इसका जो है नाम पूछ रखा है। अगर हम इस एम्पलीफायर की बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। ये जो है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का जो है फार्मूला क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन का रखा है कि एफ आर बराबर 1/2 पाई एल सी। आगे आपका क्या कर रखा है,
आगे आपका यहाँ पर कर रखा है, देखिए आपका अगर हम बात करें तो एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट ELC होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की कितनी की आवश्यकता होती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें तो 0.6 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कर रखा है कि क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है। न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है मेरे भाई, इसको आप थोड़ा सा रट लेना मेरे भाई, क्योंकि ये 100% आप लोगों के परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना होता है, टोटल आपका 25,650 ओम से लेकर 28,350 ओम। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। रोधिका वोल्टेज का जो है कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात करें तो इसमें क्या होता है, कम परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे प्रश्न कह रखा है यहाँ पर रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। चौड़ी बाधा का जो है कारण क्या होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना, इसके लिए आगे ऑप्शन क्या कर रखा है, आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया। अगला आपसे कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। जी हाँ, तो ये आकर्षित होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आउटपुट अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है सर्किट को ब्रेक कर दिया गया। जब सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो गया है मेरे भाई, तो ये जो है आपका यहाँ पर नो आउटपुट होगा, निर्गत नहीं होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है। यहाँ पर सक्षम की बारे में बात किया गया है, तो ये अगर हम बात करें तो आपका जो है एलसी फिल्टर ही होता है। कौन, एलसी फिल्टर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, पहला ही बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। उन्नत संस्करण कौन सा है, FET। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा, आगे कह रखा है कि UJT SCR, ये जो है IGBT हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा, IGBT। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर से कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला कर रखा है कि दशमलव को 4 से भागते, दशमलव में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कहाँ से होगा, दशमलव को 4 से गुणा करने पर, दशमलव को 2 से विभाजित करने पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दशमलव को जो है अगर हम 2 से विभाजित कर देते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर
सी हो जाएगा। कहने का मतलब बाइनरी नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का जो उद्देश्य होता है वह क्या है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है, डेटा इनपुट संग्रहित करता है। ठीक है, डेटा इनपुट संग्रहित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से सभी स्टूडेंट कर ले जाएंगे मेरे भाई। यहां पर क्या कर रखा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। ये जो लॉजिक गेट यहाँ पर आपको दिखाया गया है y बराबर ए बी, तो y बराबर ए बी आपका किस लॉजिक गेट को इंगित करता है, मैंने आपको बताया भी था। अभी अभी एक प्रश्न हमने कराया भी, आपका जो है ये एंड गेट को जो है डिनोट करता है। यहाँ पर और गेट दिया है, नॉट गेट दिया है, आगे ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर एंड गेट दिया है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आपका आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। आवृत्ति को, प्रेरक को, प्रतिरोध को, शक्ति गुणांक को। तो सीआरओ के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, आवृत्ति को मापते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि यह सीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। यह सीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर प्रवर्धक, दोलक, मल्टी वाइब्रेटर का या मोटरों का गति नियंत्रक। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मोटरों का जो है गति नियंत्रक हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। यह सीआर जो है क्या करता है, मोटरों की गति को नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका डी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। चर प्रतिरोध R1 का जो है यहां पर आपसे कार्य पूछ रखा है कि ये जो R1 प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो यहां पर अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं तो ये देखिए क्या कर रखा है कि R2 में धारा को नियंत्रित करता है, या जो है ओवरलोड से ट्रायल की रक्षा करता है। तो ये आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे अगर हम बात करें तो आगे आपसे यहाँ पर कर रखा है कि ओवरलोडिंग में RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है। ये ट्रायल को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को जो है नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बच जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर L1 दिखाया गया है और ये जो है आपका C1 यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला आपसे कह रखा है कि डीसी आपूर्ति प्रदान करता है। ये जो है सकारात्मक फीडबैक जो है प्रदान करता है। क्या, सकारात्मक फीडबैक को जो है यहाँ प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे प्रश्न आपसे कर रखा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परमाणु में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की अस्तित्व के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस टॉपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस टॉपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम बोरान का उपयोग करते हैं। किसका, बोरान का। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे प्रश्न कह रखा है, यहाँ पर देखिए कह रखा है कि प्रवर्धक के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार के अभिनति की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह रखा है कि
बेस ग्राउंड या एमिटर और कलेक्टर पॉजिटिव का आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, बेस निगेटिव। बेस निगेटिव कहाँ होगा, बेस पॉजिटिव, एमिटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं तक क्लास को रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे के प्रश्न को जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और साथ में मैंने जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उस पर भी आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो। दूसरी बात यह है साथियों कि मैं आपसे पहले भी बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी किताबों में जो है उलझे हुए थे, तो आपको सीधे तौर पे मैं बोलना चाहूंगा आप नीमी पैटर्न के पीडीएफ को पढ़ के जाइए मेरे भाई, क्योंकि यहीं से आप लोगों के प्रश्न सीधा सीधा सीबीटी परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपने देखा होगा मेरे भाई, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 क्लास में हमने जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा के आपको दिखा भी दिया है कि इसी तरीके के जो है आप देख सकते हैं सीधे के सीधे नीमी से प्रश्नों को उठाकर पूछा गया। अभी कल के डेट में जो पेपर हुआ मेरे भाई उसमें भी स्टूडेंट लगातार कमेंट और मैसेज कर रहा है कि सर नीमी से ही जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। मैं एक आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और जो है अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।